और अब खबरें विस्तार के साथ। आरबीआई गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा ने आज कार्यभार संभाल लिया। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। वहीं अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मल्होत्रा ने कुछ खास डिटेल्स नहीं साझा किए, लेकिन इस बात को दोहराया कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी उनकी पहली प्राथमिकता होगी और उसी पर वो अपना फोकस रखेंगे। उन्होंने कहा कि आरबीआई की लीगेसी को वो आगे लेकर जाएंगे। I will continue to uphold the legacy and take it forward. I am aware that the RBI in its 90th year has given to itself the theme of stability, trust and growth. All these three, I think, very, very apt pillars on which to work. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि महंगाई सिर्फ भारत का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त बड़ी परेशानी बनी हुई है। दुनिया में लगभग सभी देशों में महंगाई की बड़ी चिंता है। First of all, the attempt both of industry and governments everywhere should be to restore some global calm, restore some normalcy. Nowhere can there be enough justifiable reason for skirmishes or war. Inflation globally is a big challenge, but inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers are inflation forces which come in. And therefore, the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge. अब बात करेंगे संसद के दोनों सदनों में चल रहे सत्र की। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध आज भी जारी रहा। आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने में लगी है। इधर बीजेपी लगातार सोनिया सोरोस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। आज लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस से फंड लेने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, लेकिन सोरोस मामले पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई रोक दी गई। इधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला गर्म रहा और हंगामे के बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए ही स्थगित करनी पड़ी। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 72 साल में पहली बार एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है और विपक्ष भारत विरोधियों के साथ खड़ा है। कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इधर आज संसद में अडानी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब और तिरंगा भेंट किया। विपक्ष इस प्रदर्शन में कभी टी शर्ट तो कभी मास्क जैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल करता रहा है। आज विपक्षी सदस्य गुलाब के फूल और तिरंगा लेकर आए थे। इस बीच राजनाथ सिंह संसद भवन में आए तो राहुल गांधी अचानक उनके पास चले गए। उन्होंने गुलाब और तिरंगा दिया। 20 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, तभी से कांग्रेस अमेरिका में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग कर रही है और इसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। आज राहुल गांधी ने कहा कि वो संसद चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। तो वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे।
अब बात दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों पर खुद अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की बातों को आपके सांसद राघव चड्ढा ने दोहराया। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया। आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए बड़े वादे कर रही हैं। अब कल अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के घर जाकर खाना खाया, तो आज बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने ऑटो वालों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। ये ऑटो चालक परिवार लगातार हमारे संपर्क में है। इनका सिर्फ एक सवाल है, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, तो पिछले 12 साल में ये घोषणाएं थी, ये पूरी क्यों नहीं की? क्यों इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी? क्यों इन लोगों को बीमा नहीं दिया? क्यों इन लोगों को वर्दी के पैसे नहीं दिए? और आज भी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। तो अभी कर देना, जब सरकार उनकी है, अथॉरिटी उनके कर दे। मैं इनके मोबाइल देख रहा हूँ, अपना रिन्यूअल कराने जाते हैं गाड़ी तो भ्रष्टाचार, फिटनेस कराने जाओ तो भ्रष्टाचार, हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में पैसे देने पड़ते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके हैं और इन्होंने तय कर लिया है, 1 लाख जो परिवार हैं ऑटो चालक, कि हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, अरविंद केजरीवाल को हटाएंगे। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ऑटो ड्राइवर्स चुनाव के दौरान फीडबैक उपलब्ध कराने और प्रचार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल हो या फिर वीरेंद्र सचदेवा ऑटो वालों को लुभाने में जुटे हुए हैं। कल केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर गए थे, उन्होंने वहां लंच भी किया और उसके बाद ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया। केजरीवाल ने ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद की गारंटी की बात कही। इसके अलावा साल में 2 बार ऑटो वालों को 2,500 हज़ार रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी वर्दी बनवा सके। केजरीवाल ने ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का भी वादा किया है। इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा और ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा भी दिल्ली सरकार देगी, ऐसा वादा अरविंद केजरीवाल ने उनसे किया है। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। तो इस नमक का कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। इस बीच दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई हैं और घुसपैठियों को चिन्हित करके कार्रवाई में जुट गई हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू किया है। दिल्ली के कारंदी कुंज इलाके में पुलिस ने यह अभियान चलाया है। पुलिस आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि गलत पहचान पत्र बनाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। कल दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो दिल्ली में चुनाव से पहले कैसी है सियासी सरगर्मी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर दिल्ली की बात करेंगे आवाज अड्डा में, क्योंकि चुनाव है नजदीक। जरूर जुड़िएगा आज। अब दिल्ली की बारी, कौन किस पर भारी आज का आवाज अड्डा। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम से जुड़े प्रोटोकॉल और सिस्टम के कथित उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने कल इस फैसले का ऐलान किया था। यह ऐलान आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के बीच एक बैठक के बाद किया गया। प्रशांत जगताप ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के 3 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और हटाए गए हैं, उनके पास इसके सबूत हैं।
इंडिया अलायंस ने एनडीए पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान कोई धांधली नहीं हुई है और 288 विधान क्षेत्रों में वीवीपैट मिलान के दौरान भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। लगातार तीसरे दिन सीमित दायरे में रहा आज बाजार। सेंसेक्स निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी। सेंसेक्स 16 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 32 पॉइंट की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड भी बनाया तो वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बाजार को संभाल के रखा। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर में गिरावट देखने को मिली तो 50 में से 26 शेयरों में आज तेजी रही। आज से शुरू हुए 3 बड़े आईपीओ पर बाजार की नजर है। आज विशाल मेगामार्ट, साई लाइफ साइंसेज और मोबीक्विक का आईपीओ खुला है। सबसे पहले बात करते हैं विशाल मेगामार्ट की। तो विशाल मेगामार्ट का 8,000 करोड़ का आईपीओ आज से 13 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 74 से 78 रुपए प्रति शेयर और एक लॉट में 190 शेयर हैं। आईपीओ अब तक का करीब 42% सब्सक्राइब हुआ है। वहीं साई लाइफ साइंसेज का आईपीओ का प्राइस बैंड है 522 से 549 रुपए प्रति शेयर। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से करीब 913 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी की करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एक लॉट में 27 शेयर रखे गए हैं। साई लाइफ साइंसेज का आईपीओ अब तक 83% सब्सक्राइब हो गया है। वहीं मोबीक्विक का आईपीओ भी, उसका प्राइस बैंड है 265 से 289 रुपए प्रति शेयर। इसका लक्ष्य है 572 करोड़ रुपए जुटाना। हर एक लॉट में 53 शेयर होंगे। मोबीक्विक के आईपीओ में निवेशकों की सबसे ज़्यादा रुचि दिखी है और कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन 6.5 गुना के करीब सब्सक्राइब हो चुका है। सीमेंट शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। मनी कंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक कंपनियों ने 10 से 40 रुपए प्रति बोरी तक दाम बढ़ाए हैं और डिटेल्स के साथ हैं हमारे साथ यतिन मोहता। साथ ही सीएलएसए पर ने भी इस पर रिपोर्ट निकाली है। तो यतिन, क्या इम्पैक्ट है ये दाम बढ़ने का? दिसंबर का पहला हफ्ता है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था मार्केट में कि सीमेंट के दाम बढ़ेंगे। टिपिकली जब हम मॉनसून सीजन के बाहर आते हैं और फेस्टिव सीजन के बाहर आते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ज़बरदस्त पिकअप देखने को मिलता है और मांग बढ़ने के कारण सीमेंट कंपनियों को लगता है कि दाम बढ़ाने की भी अब बारी आ गई है। 10 से 40 रुपये प्रति 50 किलो बोरी आपको पैन इंडिया प्राइस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। खास करके साउथ और ईस्ट मार्केट्स में आपको सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक आती हुई दिखाई पड़ी है। इनफैक्ट पूर्वी और दक्षिण भारतीय हिस्सों में 30 से 40 रुपये प्रति 50 केजी बोरी दाम बढ़ाने की बातें आई हैं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में। उत्तर भारत में 20 रुपये प्रति बोरी और वेस्ट इंडिया यानी कि पश्चिम भारत में लगभग 5 से 10 रुपये प्रति 50 केजी बोरी जो है दाम बढ़ाने के लिए डीलर्स को कह दिया गया है। इनफैक्ट अगर हम सीएलएसए की बात करें तो सीएलएसए का भी यही मानना है कि 10 से 30 रुपये प्रति बोरी आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। इनफैक्ट Q2 के एवज में Q3 में आपको सिक्वेंशियली लगभग 3.5% तक दाम बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट मार्च तक कीमतें अगर बढ़ती रही तो सीमेंट कंपनियों के मार्जिन्स पे भी एक पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट चुनिंदा शेयरों पे नज़र है और खास करके अल्ट्राटेक सीमेंट इनको बहुत पसंद है। वॉल्यूम में रिकवरी एक्सपेक्टेशन है और कहीं ना कहीं फर्म दामों के कारण भी आपको सीमेंट कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और आज सुबह से ही पूरा का पूरा सीमेंट पैक 2 से 4% की तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी यतिन, शुक्रिया। इधर सोने में भी एक बार फिर से चमक लौट रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बुलियन में आई सुस्ती अब कम होती दिख रही है। सोने चांदी के वायदा भाव में आज तेजी दिखाई दी। कीमतें एक महीने की ऊंचाई पर जा पहुंची। एमसीएक्स पर सोने के भाव करीब 89,000 के करीब चले गए हैं। वहीं एमसीएक्स पर चांदी का भाव 95,000 के ऊपर है। कॉमेक्स पर भी सोना $2,700 के पार है और चांदी $33,000 के करीब। बता दें कि इस हफ्ते ईसीबी, एसएनबी और बीओसी की बैठक है जिस पर बाजार की नज़र है। साथ ही 7 महीने बाद चीन ने फिर से सोना खरीदना शुरू किया है और ये भी एक वजह है कि कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इधर गेहूं को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपने कुछ देर पहले अपने टीवी स्क्रीन पर वो फ्लैशेस देखे ब्रेकिंग न्यूज़ के। दरअसल सरकार ने ट्रेडर्स के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट घटा दी है। पहले स्टॉक लिमिट 2000 मीट्रिक टन थी जो अब घटाकर आधी यानी 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है। सीएनबीसी आवाज़ ने पहले ही ये खबर आपको दे दी थी कि ऐसा हो सकता है और अब खबर पर मोहर भी लग रही है। तो सरकार ने गेहूं में जो स्टॉक लिमिट थी उसे 2000 मीट्रिक टन से घटाकर 1000 मीट्रिक टन यानी आधा कर दिया है।
चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सीरिया का अपडेट देंगे, कैसे भारत ने वहां फंसे हुए अपने नागरिकों को निकालना शुरू किया है और वहां और क्या हो रहा है सत्ता पलट के बाद। पूरा अपडेट इस ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद विद्रोहियों ने वहां कब्जा कर लिया है। अब हालात ये हैं कि इजरायली सेना ने बीते 2 दिनों में सीरिया पर 480 एयर स्ट्राइक की हैं और नेवी के 15 जहाज़ों को तबाह कर दिया है। हवाई हमले के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क में सन्नाटा पसरा हुआ है। एटीएम और बेकरी के बाहर लोगों की कतारें हैं। इस बीच भारत सरकार ने सीरिया में फंसे 75 भारतीयों को बाहर निकाला है और बचे हुए भारतीयों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का सुझाव दिया गया है। 14 दिसंबर को बॉलीवुड के शोमैन और लीजेंडरी एक्टर राज कपूर की 100वीं जयंती है, जिसे यादगार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इवेंट से पहले पूरी कपूर फैमिली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर दिल्ली में उन्हें एक निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। उन तस्वीरों में करीना कपूर, नीतू कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, करिश्मा, सैफ अली खान समेत कई लोग शामिल दिख रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री को कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं। ईयर एंड कार सेल में काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है और जनवरी से गाड़ियां महंगी भी होने जा रही है। तो क्या अभी कार खरीदने का सही वक्त है तो कौन सी कार, कितनी कीमत, क्या डिस्काउंट, ये सब बातें आज के कंज्यूमर अड्डा में। डिस्काउंट जोरदार, अभी खरीदे कार। जरूर जुड़िएगा शाम 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा।